राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मशहूर अभिनेता अनुपम खेर। और अनुपम खेर के साथ ये बातचीत उनके एक्टिंग स्कूल एक्टर्स प्रिपेयर्स में हो रही है, जहाँ थोड़ी थोड़ी देर में हवाई जहाज़ ऊपर से गुजरेंगे, तो उस आवाज़ की वजह से हो सकता है इस बातचीत को हम लोग बीच बीच में थोड़ा रोकें। और अनुपम जैसी से भी हम गुजारिश करेंगे कि अगर उनकी बारी में वो आवाज़ आती है तो वो उसको उस तरह मैनेज करें। तो अनुपम खेर जी के साथ बातचीत का ये सिलसिला शुरू करें, उससे पहले एक नज़र उनकी ज़िंदगी के सफ़र पर। अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मेरा नाम है मेजर आई एम लाठी इंदर मोहन। डॉक्टर डैन को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। फर्स्ट टाइम। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, सुनाई देगी। हाँ, तुम काकी कैसी है? हाँ, उनसे कहना मैं दिवाली पर आकर मिलूंगा, और अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो मुझे टेलीग्राम कर दे। अबे मेरे पैसे। एक मिनट, हाँ टेलीग्राम कर दे, मैं उनको मनी ऑर्डर भेज दूंगा। काकी को मेरा प्यार देना। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। शिमला में जन्मे अनुपम खेर की परवरिश एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार में हुई जिसका दूर दूर तक अभिनय से कोई लेना देना नहीं था। अनुपम खेर ने अपनी लगन और परिश्रम से अभिनय करने के अपने शौक का पीछा किया। अभिनय सीखने की यात्रा में वो स्कॉलरशिप के जरिए कई नामचीन ड्रामा इंस्टीट्यूट से होकर गुजरे, जहां वो अपने अभिनय को और भी धारदार बनाते गए। अनुपम खेर पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित हैं। एनएसडी से निकलने के बाद अनुपम खेर ने लखनऊ जाकर करीब 1.5 साल तक अभिनय की शिक्षा भी दी, लेकिन उनका सपना था सिनेमा की दुनिया। अनुपम खेर को 1981 में आखिरकार मुंबई आने का मौका तो मिला, लेकिन यहीं से शुरू हुई उनके संघर्ष की दास्तान। अनुपम खेर के फिल्मी सफर की शुरुआत 1982 में आई मुजफ्फर अली की फिल्म आगमन से हुई। मिल वाले समझत हैं कि हम लोग अकेले, जब भाई हम लोग उनके साथ अत्याचार और अन्याय कर लेते हैं और कोई कुछ नहीं बोलत। समिति बन रही है, समझो, समिति बन रही है, उमा चले आओ तो देखे मिल वाले कैसे हमारा खून चूसत है। नहीं, मुड़ी हिलाने से कुछ ना बने। लेकिन उन्हें पहचान मिली 1984 में आई फिल्म सारांश से। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? महज 28 साल की उम्र में अनुपम खेर द्वारा निभाया ये किरदार उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बड़े पर्दे पर अनुपम खेर की अभिनीत फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिनमें काम करते हुए लगभग सभी तरह के किरदारों के लिए उन्होंने दर्शकों की तालियां बटोरी हैं। डर लग रहा है? नो सर। शादी हुई है? 2 साल पहले हुए सर। बच्चा है? 3 महीने की बच्ची है सर। मर गए तो? परवाह नहीं सर। मुझे 10 मिनट के अंदर वो बॉम्ब चाहिए। अनुपम खेर ने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं की फिल्मों में तो काम किया ही है, उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपने हुनर की छाप छोड़ी है। Outside the office? No, is that illegal? Today I'm your brother in green, not your therapist. I'm so happy to see you. Wonderful that you're here. Jake, this is Cliff. This is my Dr. Cliff. Those English cricket players threw me out of their club like a dog. I never complained. On the contrary, I vowed that I will never play again. Who suffered? Me.
but I don't want Jessie to suffer. फिल्मों के साथ साथ अनुपम खेर ने टीवी में भी खूब काम किया है। कई टेलीविजन चैनल्स पर अनुपम खेर खुद को एक अच्छा टेलीविजन होस्ट भी साबित कर चुके हैं। न्यूज टेलीविजन इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सीरीज भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ थोड़ा सा कुरेदता हूँ आपके जज्बात को। शो का नाम है अनुपम खेर्स पीपल। यू आर माई फेवरेट पर्सन। द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है। अनुपम खेर की उपलब्धियों में ये भी शामिल है कि जिस एनएसडी में रहकर उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी, आगे चलकर उन्हें उसी एनएसडी के अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इसके अलावा अनुपम खेर 2003 में CBFC यानी फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन दिनों अनुपम खेर देश के प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान FTII के अध्यक्ष हैं, जिस संस्थान में उन्होंने कभी दाखिला लेने की दिलचस्पी दिखाई थी। 4 दशकों से भी ज्यादा अभिनय में सक्रिय अनुपम खेर एक्टिंग को एक मेहनतकश पेशा मानते हैं। अरे 5 रुपए बचाने के चक्कर में कर दिया ना 500 का नुकसान। तुम ही तो घड़ी के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा अब नीचे उतर जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल में 5000 का नुकसान हो जाएगा। तुम हमेशा मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ी होती हो खड़ूस? अनुपम खेर का मानना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए मुंबई में अपने एक्टर प्रिपेयर्स नाम के एक्टिंग स्टूडियो के जरिए वो अभिनय के क्षेत्र में आने वाली प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम जी। हमको बताइए कि अनुपम खेर के अलावा आपका और दूसरा क्या नाम है प्यार से बुलाने वाला? मेरा घर का नाम बिट्टू है जी। मेरी माँ मुझे अभी भी बिट्टू बुलाती है। और ये जैसे कि हम हर छोटे शहर में एक अपना नाम होता है और उसके बाद एक माँ बाप अपनी कन्वीनियंस के लिए एक निक नेम रख लेते हैं। तो ऐसे ही ये बिट्टू, राजू मेरे छोटे भाई का नाम है राजू। किसी जो हमारे पड़ोसी थे उनके पास कुक्की, गोगी, ये सब नाम थे। तो मेरा घर का नाम बिट्टू है। और दोस्तों में आप किस नाम से ज़्यादा बुलाए जाते हैं? अनुपम। जो मेरे बहुत करीब के बचपन के दोस्त हैं वो अनुपम बुलाते हैं, और ये यहाँ इसी नाम से बुलाते हैं। और छेड़ नहीं कोई पड़ी थी, मतलब आप अगर ये पूछना चाह रहे हैं कि नहीं बस सिर्फ हाँ, ये नहीं, कि हाँ। बट नहीं, अनुपम ही बुलाते हैं। सिर्फ माँ जो है वो और मेरा भाई जो है वो मेरे निकनेम से बुलाते हैं, या मेरे चाचा जो हैं उनकी वाइफ वो बुलाते हैं। हाँ, मेरी मदर के साइड के जो मेरे मामा वगैरह थे हैं अभी भी कुछ लोग, वो गुग्गू बुलाते हैं। तो पता नहीं ये क्या सिस्टम था कि नानके वाले गुग्गू, पिताजी की तरफ वाले बिट्टू। और अब कभी कभी अजीब लगता है जब, क्योंकि अनुपम खेर के नाम से मैं जाना जाता हूँ तस्वीर फिल्मों वगैरह में, तो जब मेरे को वो लोग जो बिट्टू बुलाते हैं वो अनुपम खेर बुलाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, वापस उसी नाम पे चले जाओ। अच्छा देखिए, अनुपम में जो ए है यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपका नाम सबसे ऊपर ज़्यादातर रहता होगा। हर क्लास में जब तक आप पढ़ते रहे तो सबसे पहले नंबर पर, चाहे वो हाज़िरी लगाते वक्त हो या रिज़ल्ट आया तब, या फिर किसी जगह किसी सिलेक्शन में कोई नाम, ये जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे ऊपर होने का आपने सुख पाया या उसको लेकर कोई नहीं? मैं जिस स्कूल में गया उसमें इस तरह की कोई अक्लमंदी की बातें नहीं होती थी। कुछ अल्फ़ाबेटिकली कुछ नहीं होता था। वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता था। मेरे को याद है मेरा रोल नंबर 3 होता था। और मैंने कभी इस पर इनफैक्ट गौर नहीं किया। बट क्योंकि हिंदी मीडियम स्कूल था तो कोई इस तरह की एक प्रथा नहीं थी कि पहले ए वालों को बिठाएं या जेड वालों को बिठाएं या वाई वालों को बिठाएं। क्योंकि मुझे याद है कि एक विजय परूथी था, उसका रोल नंबर 1 था। तो इसलिए ये बात तो हो नहीं सकती कि वी वाले का मेरे से पहले हो।
बट मेरा स्ट्रेंजली 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में मेरा रोल नंबर 3 था, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा सबसे करीबी बचपन का दोस्त था जो दिल्ली में रहता है, विजय सहगल, उसका नाम रोल नंबर 21 होता था। तो हम ऐसे कुछ बैठते थे कि 1 2 3 बेंच पे मैं आता था और वो 21 कुछ ऐसे आता था कि वो मेरे साथ वाले बेंच पर बैठता था, इसलिए हमको पता था। तो स्कूल में ये उस अल्फ़ाबेटिकली से मुझे पढ़ाई का कोई ऐसा ज़्यादा मेरे को टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं, तो वो स्ट्रेस निकल गया था। मैं खेल कूद में भी कोई कमाल की चीज़ नहीं था। मेरे को एक बार अकेला दौड़ता देखकर मेरा पीटी टीचर बोला था कि तुम अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। सो ऐसा कोई, और जो इस तरह के हिंदी मीडियम स्कूल छोटे शहरों में होते हैं उनमें स्ट्रेस वाली कोई बात होती नहीं है, क्योंकि सब जो पढ़ा लिखे, जो फर्स्ट आता है सेकंड आता है, वो अब थोड़ा अलग लगता है। बाकी तो ये थी कि एक रूटीन होती थी। जब मैं 5वीं क्लास तक पढ़ता था तो मेरे स्कूल का नाम था लेडी एरविन हायर सेकेंडरी स्कूल, बट उसका अंग्रेज़ी से कुछ लेना देना नहीं था। आई थिंक वो लेडी एरविन वन ऑफ द किसी गवर्नर की, या शिमला जो था वो समर कैपिटल था ब्रिटिशर्स का, तो बहुत सारे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था। तो उस तरह से स्कूल के, पर जब मैं 5वीं से लेकर 11वीं तक, मतलब 6ठी से लेकर 11वीं तक, मेरे अंदाज से समझ गए होंगे कि 6ठी से लेकर 11वीं तक है, 6वीं से लेकर नहीं, 6th से लेकर, वरना आमतौर पर बोलते हैं 6th से 11th स्टैंडर्ड। हाँ, अगर अंग्रेजी स्कूल होता तो हाँ। तो 6ठी से लेकर 11वीं तक मैं DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। तो बहुत टिपिकल टीचर्स होते थे, टिपिकल प्रिंसिपल होते थे, मतलब मारते थे, मुर्गा बनाते थे, लेट आने का अलग डंडा होता था, मैथमेटिक्स में फ़ेल होने का अलग डंडा होता था। हमारे एक टीचर थे चौहान सर और हरदर्शन सर, वो और जयराम सर, वो 8th से जब 9th में हम प्रमोट होते थे तो इंट्रोडक्शन की जगह डंडों से इंट्रोड्यूस करवाते थे। ये डंडा अगर आप अलजेब्रा में फेल हुए या उसमें नक्श, ये उनके भी अपनी फैटिश थी उनकी। और सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा जो डंडा था वो लेट आने का था। तो आई थिंक वो ड्रामेटिक होने के लिए ऐसा करते थे। सो इट वाज देयर वाज नो एक्सेप्शनल थिंग दैट वाज हैपनिंग इन माय चाइल्डहुड। और पैदल जाते थे, 8-9 किलोमीटर दूर था स्कूल एक तरफ का। मैं साउथ ऑफ शिमला में रहता था, नाभा हाउस करके, रेलवे स्टेशन के नीचे। तो हमारा जो स्कूल था वो संजौली के पास था, लक्कड़ बाज़ार के पास, माल से गुज़रते हुए, रिज से गुज़रते हुए। तो इट वॉज अ वेरी अनइवेंटफुल डे एंड येट वेरी एक्साइटिंग। हम अपनी एक्साइटमेंट खुद ढूंढ लेते थे रास्ते पे चलते हुए, लोगों का ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फिर चलना इसलिए था कि देयर वाज नो ट्रैफिक रोड, मतलब अभी भी मेन रोड पे तो वहाँ पर मेन गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं। सो आपके सवाल के जवाब में कि मेरा नाम कि अल्फ़ाबेटिकली से मुझे कुछ इसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये नहीं था। पर मैं इस बात की हैरानी होती थी, मेरे उस ज़माने में लोग राजेंद्र, सतीश, विजय, मेरे भाई का नाम विजय, इस तरह के नाम होते थे, पवन। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम अनुपम रखा था, तो मैं बड़ा इस बात से उनसे इम्प्रेस हुआ था कि ये कहाँ से लेकर आए थे ये नाम। तो मैंने उनसे 5-4 बार पूछा था, उन्होंने कहा कहीं मैंने पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा था। पहले मेरा नाम था अनुपम कुमार खेर, फिर बड़ा लंबा हो गया। फिर मैं जब ड्रामा स्कूल पहला मैंने ट्रेनिंग का किया तो एक्टिंग के क्लास में बोलते हैं प्रेग्नेंट पॉज जी, तो ये हमारा प्रेग्नेंट पॉज होता है। तो ये तो अनुपम कुमार खेर NCC के मेरे जितने भी जो ID कार्ड है, अभी मेरे ऑफिस में पड़ा है, दूसरे ऑफिस में। फिर जब मैंने ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया चंडीगढ़ का, तो फिर वहाँ पर अनुपम खेर कर दिया था, वरना अनुपम कुमार खेर था। बट येस, आई यूज़ टू फील वेरी स्पेशल बिकॉज माई नेम वॉज अनुपम, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक कोई दूसरा अनुपम नहीं मिला। अब मिलते रहते हैं अनुपम, फिर अनुपमा भी नाम है। 2 चीज़ें मुझे स्पेशल लगती थी जब भी मैं जम्मू या कश्मीर जाता था या दिल्ली जाता था अपने रिश्तेदारों के पास। तो एक तो मैं, या चंडीगढ़ जब पढ़ने गया था तो मैं बोलता था मैं शिमला से हूँ,
तो शिमला में कुछ खासियत होती थी कि हिल स्टेशन या कुछ इस तरह से, और दूसरा मेरा नाम अनुपम खेर है। तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह आई थिंक मैं जहाँ होता था वहाँ पर मैं अपना नाम खोद देता था। अच्छा, प्रकार होती ना, प्रकार क्या कहते हैं उसको? प्रकार, हाँ। प्रकार ही बोलते हैं जी। तो प्रकार से वहाँ पर लिख देता था अनुपम खेर, बिकॉज लगता था कि आज से बहुत साल पहले यहाँ, जब बाद में जब कोई यहाँ बैठेगा तो उसको लगेगा कि मैं यहाँ बैठा करता था, जबकि दूर दूर तक ऐसे कोई लक्षण नहीं थे कि कुछ होने वाला है। मैं 10th 11th में वो जो क्यूरियोस बुक ऑफ प्रेडिक्शंस आती हैं, या एक जो उसमें सन साइंस पर किताब है, तो आई एम ए पाइसियन, 7 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो उसमें भी 11 और 12 फेमस पाइसियंस बॉर्न ऑन दिस डेट या ऑन इन दिस मंथ, तो मैं अपना नाम एंड में जोड़ देता था। तो क्योंकि छोटे शहर में सपने देखने का बहुत वक्त होता है, और 90% लोगों की लाइफ आपके जैसी होती है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हो तो आपका पड़ोस वाला जो है वो बहुत ही अमीर है, तो जो सोशल डिस्पैरिटी और जो स्टेटस था वो आसानी से नज़र नहीं आता था। सब गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे, टीचर्स होते थे, क्लार्क होते थे, जो बड़े अमीर लोग थे वो किसी दूसरे इलाके में रहते होंगे। बट देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू ड्रीम अबाउट लाइफ, टू ड्रीम कि एक दिन मैं कुछ बनूंगा बिना किसी बात के। अरे पढ़ते में तो बकवास हो, खेल कूद में अच्छे नहीं हो तो क्या बनोगे, बट फिर भी अच्छा लगता था अपना नाम खोदना वहाँ पर और लिख देना कि ऐसा कोई बहुत साल बाद जब कोई बैठेगा तो कहेगा अरे ये अनुपम खेर यहाँ बैठते थे। कोई दूर दूर तक ऐसे आसार नहीं थे कि कुछ बैठने वाले को अच्छा लगेगा। बट आई थिंक दैट होल idea of being in a small town, in a joint family, wanting to be different, wanting to be known as a different person, तो वो आई थिंक वो स्कूल परिवार वाले जितने भी थे बड़े, अब उनको एक मज़ाहिया नज़र से ही देखने का तरीका था। अगर उनको उनकी सिचुएशन पे देखें तो फिर तकलीफ़ हो सकती थी। तो मेरे जितने भी आसपास चाचे ताए, हम 14 लोग थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे। किचन था, एक वरांडा था और एक कमरा था, नहाने को एक जगह थी, किचन एक था, तकरीबन एक ही टॉवल से सब लोग अपने शरीर को पोंछते थे। येलो और वाइट स्ट्राइप का टॉवल था एक, जब धुल के दूसरा आता था तो ग्रीन और वाइट स्ट्राइप का टॉवल था। तो उसमें ये भी जद्दोजहद रहती थी कि इससे पहले कि कोई और नहाए, दो रीज़न्स की वजह से, एक तो वो फर्श वगैरह गीला नहीं होता, दूसरा कि टॉवल फ्रेश मिलेगा। तो पहले नहाने की हो रही थी। हाँ, और या फिर 12-1 बजे के करीब जब टॉवल सूख जाए तो फिर आप नहाएं तो आप फ्रेश, मतलब नए सूखे हुए टॉवल से अपने आप को। तो इस मोनोटोनस ज़िंदगी में एक ही चीज़ एक्साइटिंग थी, सपने देखना कि कुछ एक, मतलब रामलीला हो तो, मतलब हालांकि वानर का रोल मिलता था, मगर हम सोचते थे एक दिन रामचंद्र जी का रोल मिलेगा। स्कूल में प्ले होता था तो पीछे खड़ा डंडा प्रहरी बना के खड़े थे तो एक दिन कुछ और बनेगा। तो पूरी ज़िंदगी आई थिंक बचपन की वो जो पूरे कुछ साल थे इसी बीच में गुजर जाते थे कि कुछ होगा, बस कुछ होगा। आई थिंक माई फादर वॉज टू बिजी टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, मदर वॉज टू बिजी कि सबका खाना बनाना है। हम घर से बाहर रहते थे सुबह 7:30-8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक, कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये इस वजह से नहीं कि मतलब परेशानी, पता था कि कहीं किसी पड़ोस में किसी के घर बैठा होगा, कुछ खाना खा रहा होगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि कहाँ चला गया, बच्चे कहाँ चले गए। तो इस माहौल में सबको एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमेडी से ही नज़र आते थे सब लोग। मेरे एक चाचा जी थे जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे, तो 7वीं बार जब वो फेल हुए तो प्रिंसिपल ने उनको 9वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। अच्छा। क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे, वो बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए थे वहीं पर। तो वो कहते थे मैं बड़ा सीनियर हूँ, कि मैं 8वीं क्लास में सीनियर हूँ। वो इस बात से नहीं, वो इस बात को इसका पहलू नहीं लेते थे कि वो फेल हो रहे हैं पिछली 7 बार। वो कहते मैं सीनियर हूँ, अब मैं 8वीं क्लास के लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो वो कॉमिकल था। एक हमारे ताया जी थे,
उनकी प्लेग में या किसी में उनकी एक आंख ख़राब हो गई थी, तो वो काला चश्मा पहनते थे। तो जिस आंख से उनको दिखाई नहीं देता था, उस आंख पे उस चश्मे में जम गया था वो सारा जो भी होता था, तो वो उसको साफ़ ही नहीं करते थे। अच्छा। और वो जेम्स बॉन्ड की बेल्ट पहनते थे 007 की। तो वो हमारे लिए बड़े फ़नी थे। उनको हम रात को छत पे चढ़ के वो जूता उससे रस्सी से लगा के ऐसे डाल से फिर उनके चेहरे के आगे ऐसे ऐसे हम घुमाते थे और वो डर के उठ जाते थे। पड़ोस में बनारसी दास जी थे, उनके घर उन्होंने अपना पहला, हमारे मोहल्ले में किसी ने अपना घर बनाया था तो उन्होंने बनाया था। तो मोहल्ले के बाकी लोग बहुत जलते थे उनसे, तो हमको बोला जाता था कि इनके घर की घंटी मार के भागाओ। तो आई थिंक बचपन वैसे बीता जैसे बचपन बीतना चाहिए। और तब उस दौर में जैसा कि आपने कहा कि कुछ होता नहीं है, ख्वाब देखने के लिए बहुत कुछ होता है जी। आपने क्या ख्वाब देखा था, या कहिए कि आपने क्या सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में आप ये करेंगे एक दिन? ऐसा कुछ नहीं सोचा था। नहीं, आई जस्ट wanted to be singled out and I had no path, no way to find out how to be singled out। तो शायद नकल करता था मैं, शायद मतलब यकीनन मैं अपने घर वालों की नकल करता था, प्रिंसिपल साहब की नकल करता था, पिताजी की नकल करता था। तो मेरे को एक ख़ास शख्सियत मिल गई कि उस बच्चे को बुलाओ जो नकल करता है। तो नकल करना जो है मेरी स्पेशलिटी बन गई कि मेरे पिताजी सुबह सुबह वो एक डबल रोटी वाले की शक्ल देख के, उनकी एक बार 50 रुपये की लॉटरी लगी थी और उनकी प्रमोशन भी हुई थी, लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क। अच्छा। तो उनको लगा ये मैंने जो सुबह सुबह जिसकी शक्ल देखी थी, हाँ, ये उसकी शक्ल देखने से मेरी प्रमोशन हुई है और मेरी लॉटरी लगी है। तो उनका ये होता था कि सुबह सुबह उस डबल रोटी वाले को पकड़ कर लाओ सबसे पहले, और ये उसकी शक्ल देखेंगे, तब तक और किसी को नहीं देखेंगे। तो मैं और मेरा भाई ढूंढ के लाते थे, फिर वो ऐसे ऐसे करके चलते जाते थे कि कोई और ना दिखाई दे। हाँ, बिल्कुल 14 लोग थे, कोई ना कोई तो दिखेगा ही। और एक आदमी का काम था उसका। तो वो एक स्पेशलिटी बन गई। फिर नाटकों में भाग लेना शुरू किया। कोई ऐसे उसमें तीर नहीं उखाड़े कि नाटक को देख के लगे कि ये आदमी आगे जाके कुछ बहुत बड़ा। इनफैक्ट वन ऑफ द स्कूल को खोलने का रीज़न ये है कि मुझे एक्चुअली मैं इस फील्ड में एजुकेशन में बिलीव करता हूँ। अब तो खैर काफ़ी लोगों को बिलीव होने लगा। अब तो आपको स्कूल, किसी भी एक्टिंग स्कूल की कोई ना कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बट मेरे फादर बड़े इनकरेजिंग थे। वो मेरा 5वीं क्लास का पहला प्ले हो या मेरी आखिरी फिल्म उन्होंने देखी हो उनके इंतकाल से पहले, उनका एक्सप्रेशन सेम था कि मेरा बेटा कमाल का है। कितना ही बुरा करूं मैं, कितना ही अच्छा करूं, मगर वो मानते थे कि तो वो। और ये तब भी था जब छुटपन में भी यही? हाँ जी, छुटपन में पहला प्ले ही देखने आए थे वो। मैंने एक प्ले किया था पृथ्वीराज चौहान। मैं बहुत पतला था, बहुत ही पतला था। इनफैक्ट मैं आमतौर पे मजाक में बोलता था कि जिस दिन बहुत हवा चलती थी शिमला में, मेरी माँ मेरा बस्ता भारी कर देती थी कि उड़ ना जाए, हवा चल के गिर ना जाए, उड़ ना जाए। और हमारी क्लास में हमारी क्लास टीचर थी मिसेज बजाज, तो उन्होंने हमें प्ले करने के लिए दिया था पृथ्वीराज चौहान। और चूँकि मैं उनमें, मिसेज बजाज हमारे घर के पास ही रहती थी, मैं उनका बैग वैग लेके स्कूल तक जाया करता था। वो चमचे किस्म के बच्चे होते हैं ना जो मैडम का बैग लेके चलते हैं, हाँ जी यस मैडम, ऐसा कुछ था। और पतला था, थोड़ा गोरा था, तो उनको लगा कि राजा जो हैं वो गोरे होते हैं, तो इसको मेन रोल दे देती हूँ। और एक दूध वाले का बेटा था नंदकिशोर, नंदू, वो मुझसे 5 गुना मोटा था, दूध वाले का बेटा था, उसको मिल गया था जयचंद का रोल। अच्छा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ना बॉर्न एक्टर होते हैं, ये सब मेरे हिसाब से बकवास है। कोई बॉर्न एक्टर नहीं, एक्टर बनते हैं। तो प्ले का कुछ कहानी ऐसी थी कि 10-15 मिनट का प्ले होगा, मेरे को 7-8 मिनट हमको दोनों को डायलॉग बोलने थे। पृथ्वीराज चौहान की कहानी थी कि भाई पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है, और संयुक्ता भी कोई लड़की बनी हुई थी, और उसको मुझे तलवार में गिराना था और फिर मैं संयुक्ता को लेके भाग जाता हूँ, कुछ इस तरह का था। और मैंने इसकी घर पे बहुत सारी रिहर्सल की थी, और बार बार पिताजी मेरी रिहर्सल देख के कहते थे वाह हैं, और थोड़ा परेशान भी होते थे भी तलवार ज़्यादा ज़ोर से ना उठा लेना, गिर ना जाना या कुछ भी। बट घर वालों को पता था कि प्ले में अंत में जीत मेरी होने वाली है। तो जब नाटक शुरू हुआ तो पर्दा उठा तो देखा कि खेर ख़ानदान जो है वो एक तरफ बैठा हुआ है, सारे 14 और बाकी उनके फैमिलीज़, बाकी लोग पतले सरकारी कर्मचारी,
हमारे मल्होत्रा साहब, शर्मा जी, सब हमारे जितने भी हमारी टीम थी वो इस तरह बैठी थी, और जो दूध वालों का वो नंद किशोर की पूरी फैमिली दूसरी तरफ। कट्टे धोती वाले बड़े बड़े मूँछों वाले वो दूसरी तरफ बैठे थे। मतलब ऑलरेडी राइवलरी नाटक में शुरू हो चुकी थी। पर मेरे पिताजी और मैं तो रिलैक्स था, हमको पता था कि ये अंत में तो मेरे को ही जीतना है। तो नाटक शुरू हो गया और फिर मुझे तलवार वलवार घुमाई। मेरा डायलॉग था कि चला जा ना बकवास कर तू, ये बोल के मैं उसको ऐसे पुश करता हूँ। और टीचर जी ने कहा था कि हल्के से बोल देना नंदू गिर जा, ताकि नंदू थोड़ा सा मस्त मौला था, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तो उसको बोलना पड़ता था हल्के से मुंह से। तो नंदू गिर गया पहली बार, 3 बार बोलना था। फिर दूसरी बार बोला मैंने चला जा ना बकवास कर नंदू फिर गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला, और यहाँ मेरे पिताजी की आंखों में चमक थी कि बेटा क्या कमाल कर रहा है। उनकी आंखों में मतलब इस समय ऐसे श्रद्धा के आंसू थे कि क्या बात है यार, क्या बात है, क्या पूत पैदा किया मैंने। तीसरी बार जब मैंने बोला कि चला जा ना बकवास कर, सडनली ऑडियंस में से नंदकिशोर का बाप खड़ा हो गया और जोर से बोला कि नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा, और नंद किशोर ने मुझे ज़मीन से उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके घर जाने का टेंशन था ना। और उसने उठा के मुझे स्टेज से फेंक दिया। और अपने बाप को प्ले में पूरा कोहराम मच गया, मतलब प्ले कहीं का कहीं चला गया। पिताजी ने बोल दिया वापस घर मत आइयो, ये इसने रोना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे उठा दिया। तो उस दिन ना मुझे बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला, ना मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला, ना ही कंसोलेशन प्राइज़ मिला। और 14 लोगों के घर में सब मल्होत्रा साहब शोक प्रकट करने आए कि जी बड़ी ट्राई की थी। तो जब कोई बेटा या बच्ची नाकामयाब होती है तो बाकी घर वाले नज़र नहीं मिलाते उससे कि अभी छोड़ना बेचारा ऑलरेडी शर्मिंदा है। तो मुझसे कोई नज़र नहीं मिला रहा था, पर इतनी छोटी सी जगह थी कि नज़र तो मिलनी थी ना, टकराने था। तो फिर रात को 7:30-8 बजे मेरे पिताजी, हमारे घर के बाहर एक पहाड़ था, उस पर कुछ पीले रंग के जंगली फूल लगते थे, वो लेकर आए और उन्होंने उसका एक गुलदस्ता बनाया हुआ था और मुझे ला के मुझे दिया। उन्होंने कहा कि बेटे ये हारने के लिए नहीं, ये ट्राई करने के लिए। तो मैंने कहा ये तो फेलियर के फूल मिलते हैं। सो आई थिंक दैट गेव मी द करेज टू डील विद फेलियर। फिर धीरे धीरे नाटक वगैरह शुरू किए और फिर मुझे लगने लगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, पर ऐसी कोई ये नहीं थी कि अब मैं एक्टर बनने बॉम्बे जाऊंगा, कुछ नहीं था ऐसा। कुछ ये था कि बीए के बाद एमए करूंगा, या अगर परमिशन मिल गई और ड्रामेटिक कोटा में से कुछ मिल जाएगा तो किसी नौकरी कर लूँगा। बट आई सॉ एन एड इन ए न्यूज़पेपर ऑफ इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का। तो मैं वहाँ पर चला गया था अपने दोस्त को लेकर, माँ के मंदिर से 100 रुपये चुरा के। वहाँ मैं गया, फिर मैंने एडमिशन दिया और फिर वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया स्कॉलरशिप के साथ। बट आए कहाँ पर? चंडीगढ़ में 1 साल का कोर्स वहाँ किया। फिर मैंने फिर वहाँ के बाद मैंने ड्रामा स्कूल से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का कोर्स किया। अभी हम उस पर आएंगे, थोड़ा 2 छोटी छोटी चीज़ें उधर पीछे छूट गई हैं। जी जी जी। एक तो ये कि ये जो घर में 14 लोग थे, शायद जॉइंट फैमिली की बात जी कर जी, रहे हाँ हैं। जी हाँ जी। कौन कौन थे वो 14? मेरे दादा थे, दादी थी। मेरे दादा योगा के बहुत बड़े टीचर थे। दादा का नाम पंडित अमरनाथ जी था, मेरी दादी थी कलावती, उनका नाम था। दादा दादी थे मेरे, एक ताया जी थे मोहनलाल जी, और उनकी वाइफ और उनके 2-3 बच्चे थे। फिर मेरे दूसरे एक चाचा जी थे प्यारेलाल जी, उनके बच्चे वो तो छोटे थे। और मेरे फादर मदर और मेरा छोटा भाई। आप लोग 2 भाई हैं? हम 2 भाई हैं बस, मेरा छोटा भाई है। और आपके फादर क्या करते रहे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे। और कुछ ऐसा हालात बने थे कि दैट ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग हिज ब्रेड एंड थिंग लाइक, बाकी लोग काम नहीं कर रहे थे। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी की कहानी ये थी कि उनको किसी ने 30,000 रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की थी, वो कॉन्ट्रैक्टर हेलीपैड के लिए, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। वहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? नहीं, हाँ, वो सिविल इंजीनियर थे। तो एक सड़क का काम बन रहा था, सड़क बन रही थी हेलीपैड के लिए शिमला में। तो किसी ने उस ज़माने में 1954-55 में 30,000 रुपीज़ की रिश्वत देने की कोशिश की थी उनको। ये हमने कहानियाँ सुनी है। तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। तो उनके सुपीरियर ने उनसे पूछा था कि भाई तुम रिश्वत मत लो,
नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा था कि आज मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं रिश्वत नहीं ले रहा, लेकिन कल को हो सकता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े, तो इस ऐसी नौकरी में रहना ही नहीं मैं चाहता जहाँ एक दिन रिश्वत लेने का मोह हो जाए। तो ये सब लोग थे। और मेरे दादाजी, आपकी माँ कहाँ की हैं? कश्मीर के, हम सब लोग कश्मीर के हैं। ये कश्मीर से 53 में शादी करके मेरे माता पिता शिमला शिफ्ट हुए थे। जी, हम उसके बाद हर साल 2 महीने की छुट्टियों में कश्मीर में श्रीनगर जाते थे। काफ़ी सालों तक गए, 25-30 सालों तक। हर गर्मियों की छुट्टी में हम वहीं जाते थे। तो फिर आपने क्या ये सब करते हुए चंडीगढ़ जाने से ठीक पहले तक पढ़ाई क्या कर ली? बीए कर लिए थे मैंने ग्रेजुएशन किया था पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, और फिर मेरा इकोनॉमिक्स अपना एमए इन इकोनॉमिक्स में पंजाब अपना हिमाचल यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन भी हो गया था, वो थिएटर के कोटा से। मगर जब मैंने वो ऐड पढ़ा तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं चंडीगढ़ तक का आने जाने का किराया मांगूंगा वो ऑडिशन देने के लिए, तो बड़ा बवाल हो जाएगा कि कहाँ से लाएं पैसे तेरे पास, और मैं बताऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैंने अपने दोस्त के साथ, वही विजय सहगल के साथ, सोचा कि चुरा लेते हैं। मंदिर में मेरी माँ बेचारी 1-1.5 साल से उन्होंने 100 रुपया 108 रुपये रखे थे, तो मैंने 100 रुपये उठाए और 8 रुपये वापस रख दिए, और हम वहाँ से फिर बस से चंडीगढ़ चले गए थे। और बिकॉज 4 घंटे की जर्नी थी, इंटरव्यू देकर ऑडिशन देकर फिर शाम को वापस आ गए थे। तो वो सुबह बोल के गए थे पिकनिक पे जा रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला तो था नहीं है। पर जब शाम को आए तो ऑलमोस्ट पुलिस आई हुई थी घर पे कि भाई 100 रुपया चोरी कर लिया किसी ने। तो मेरी माँ ने बोला कि तूने चने, मैंने कहा मेरे क्या करूँगा, मैं तो पिकनिक पे गया था। तो बहुत बवाल मचा था, मतलब माँ बेतहाशा रो रही थी और परेशान थी। तो मेरे पिताजी मुझे घूर घूर के देख रहे थे, विजय सहगल को भी देख रहे थे, क्योंकि वो भी कभी मंदिर की तरफ जाया करता था मत्था टेकने। मतलब वो रडार उधर इशारा कर रहा, शक की निगाह जा रही थी, मगर हमने इनोसेंस की ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। और अभी भी ऑडिशन दे के आया था तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था थोड़ा हाई था। तो 1 हफ्ते बाद पिताजी आए और बोले कि तू उस दिन कहाँ गया था, सच बता। तो ये सुन के माँ भी आ गई और साथ में खड़ी हो गई, और पूरा बाकी परिवार वाले भी इकट्ठे हो गए कि ऐसे ही परिवारों में ऐसे रोज़ कोई एक्सीडेंट इवेंट हो जाए तो सब लोग आ जाते थे कि चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। तो मेरे पिताजी का दृढ़ निश्चय था और उनकी आंखों में एक चमक थी कि कोशिश झूठ मत बोलना, क्योंकि मेरे को पता है, तो मेरे को एक सिक्स सेंस थी कि आज झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलते थे, उससे पहले झूठ बोलते थे, बोल के ये तो गए थे कि पिकनिक में जा रहे। तो पिताजी ने कहाँ गया था, सच बता, सच बता। मुझे सबसे मार पड़ी है स्कूल में, सारे टीचर्स से। मेरी माँ बहुत मारती थी, चाचा जी माँ जी सब। मेरे फादर ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया था, पर जिस अंदाज से उन्होंने उस दिन पूछा तू कहाँ गया था, तो मुझे लग रहा था कि इनका रिकॉर्ड टूटने वाला है, आज पढ़ने वाली है। तो मैंने कहा जी मैं चंडीगढ़ गया था। तो मेरी माँ बोली क्या करने गया था? शी वॉज हॉरिफाइड कि 4 घंटे दूर चंडीगढ़ क्या करने गया था? तो मैंने कहा मैं एक्टर बनने का इंटरव्यू देने गया था। तो देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस कि ये बिट्टू तो बड़ा अच्छा लड़का था, ये क्या बोल रहा है? तो मेरी माँ बोली पैसे कहाँ से लाएगा? उनकी भी आंखों में वही चमक थी जो मेरे पिताजी की आंखों में चमकती हुई सवाल पूछते वक्त कि कहाँ गया था। तो मैंने कहा मैंने तुम्हारे मंदिर से चुराए थे। तो माँ ने एक झापड़ मारा था जोर से, बहुत जोर से, मतलब मैं गिर गया था, बिकॉज शी वॉज हॉरिफाइड। उनको सडनली वो 100 रुपये का दुख दोबारा से उसी लेवल पर, उसी इंटेंसिटी से महसूस हुआ। और बेटा चोरी करके गया था। तो मेरे पिताजी ने कहा क्या करने तू? तो फिर मैंने रोते रोते बोला जी मैंने अब मैं सॉरी जी, मैं एक्टर नहीं बनूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बनूंगा, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो पिताजी मेरी तरफ बढ़े, मेरी तरफ, और जिस अंदाज से वो बढ़े मुझे लगा आज लात पड़ रही है वाली, ये कुछ ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं। लेकिन आपका अंदाज़ा गलत निकला। मेरा अंदाज़ा गलत निकला। उन्होंने मुझे बोला चुप कर, तेरा सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने मुझे लेटर दिखाया। तो मेरी माँ ने बोला मेरा 100 रुपया। उसने कहा तू भी चुप कर, इसको 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला, उसमें से 100 रुपया तुमको दे देगा। तो दैट्स हाउ ऑन 27th of July 1974
1974 I left Shimla for Chandigarh Department of Indian Theatre. और फिर वो 1 साल का मैंने वहाँ पर डिप्लोमा किया, 200 रुपये मिलता था वहाँ पर। और फिर 3 साल का मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ में करके फिर 3 साल का डिप्लोमा मैंने एक्टिंग का किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। ये बताइए कि ड्रामेटिक्स के अलावा शिमला में सिनेमा को लेकर भी थोड़ा थोड़ा कुछ फैसिनेशन बना था? हाँ जी, मैं हर हफ्ते 4 फिल्में देखता था। अच्छा। बिकॉज और कुछ करने को होता नहीं था। हमारे यहाँ 4 सिनेमा हॉल थे, शाही, रिवोली, रिट्स एंड रीगल। और उससे जुड़ी बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। शाही में 4 आने की टिकट मिलती थी 50 पैसे की, आगे बेंच पे बैठने की, मतलब कुछ सीटें नहीं होती थी। रीगल में हमारे कोई ताज या किसी का कोई दोस्त था गेट कीपर, वो हमको जाने देता था। तो अगर सीट कोई खाली होता तो बैठ जाते थे, और अगर कोई आता था तो उठ के खड़े होकर देखनी होती थी। और जो नीचे रिवोली था, स्केटिंग रिंग के पास था, वहाँ पर कभी कभी पैसे देते थे। और रिट्स में भी तो हम 3-4 फिल्में पुरानी दारा सिंह जी की बहुत फिल्में देखते थे। टार्जन 303, अलादीन, मनोज कुमार साहब की फिल्में। हमारे घर के पास भी बहुत फिल्में होती थी। मेरे फादर जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के थे, उनको सड़कों पे बहुत फिल्में दिखाते थे। जैसे यहाँ पर दिखाते ना ये अवेयरनेस फीचर फिल्में दिखाते थे। तो मैंने एक के बाद एक देवानंद साहब की कोई 12-15 बार देखी है, क्योंकि सेम फिल्म बार बार दिखाते थे। फिर उपकार जो है वो मैंने बहुत बार देखी, बूट पॉलिश बहुत बार देखी, दिल एक मंदिर, राजेंद्र कुमार साहब और मीना कुमारी जी, राजकुमार, वो फिल्म मैंने बहुत बार देखी। तो सिनेमा वॉज द प्लेस वेयर वी कुड गो इनटू अनदर वर्ल्ड। और ऑल्सो सिनेमा की वजह से काफ़ी सारे कहानियाँ भी बनती थी। जैसे शिमला में लाइन जो थी बुकिंग विंडो पर तब तक खुलती थी, तब तक लगी होती थी जब तक वो विंडो खुली ना हो। तो जब विंडो खुल जाती थी तो लाइन टूट जाती थी। उससे पहले लोग एक्टिंग करते थे कि हमने लाइन में हम खड़े हैं। तो अगर लाइन लंबी हो तो मुझे याद है मेरे एक इवेंट में मैं 2 बदन पिक्चर लगी थी मनोज कुमार साहब की। तो मेरे से आगे एक फ़ौजी खड़ा था, फ़ौजी ड्रेस में। तो जो अंदर टिकट बेचता था उसका सिर्फ इतना सा, वो विंडो इतनी खुली होती थी, वो हाथ अंदर डालते थे और आप अपनी टिकट के पैसे देते थे, वो आपको टिकट देते, आप हाथ निकाले। तो उनका कोई आमना सामना होता नहीं था। तो ये हम लाइन टूटी फूटी सब ये झुके, तो ये अंदर से वो ज्ञान भी देता था वो टिकट के देने वाला। तो इसने अपना हाथ डाला फौजी ने, मैं बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, मैं और मेरे दोस्त विजय सहगल। तो अंदर से उसने बोला होगा कि घबरा मत, दे रहा हूँ फौजी को। तो फौजी ने अंदर से हाथ डाल के उसके गिरबान को ज़मीन से 4-5 इंच ऊपर उठा के बोला, गाली दे के बोला था कि गोली से नहीं घबराया तो तेरे से क्या घबराऊंगा। मुझे वो डायलॉग ज़िंदगी में कभी भूलता नहीं है। मतलब मैं और विजय सहगल पिक्चर कम देख रहे थे, उसको ही देखते जा रहे थे कि क्या डायलॉग बोला है इसने, कि पता नहीं क्या गाली भी दी थी, ज़बरदस्त गाली दी थी कि गोली से नहीं घबराया तो तेरे से क्या घबराऊंगा। फिर ऐसे बहुत सारे किस्से होते थे। जैसे रिट्स में 2 तरफ से टिकटें मिलती थी, एक सिनेमा हॉल के उस तरफ, एक सिनेमा हॉल के इस तरफ। तो इधर अगर लंबी लाइन होती थी तो हम दोनों चिल्ला के ज़ोर से बोलते थे, अरे टिकटें उधर मिल रही हैं। तो वो सब उधर भागते थे और हम फिर यहाँ पर आगे पहुँच जाते थे। पिक्चर कोई बोरिंग हो, खासकर रिवोली सिनेमा में ऐसा करते थे, पिक्चर कोई बोरिंग हो तो हम बोलते थे सांप सांप सांप, तो पूरी लाइटें वाइटें जल जाती। तो देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ग्रोइंग अप। आजकल तो और इन फिल्मों में आप खुद को भी कहीं देख पा रहे थे? मैं हीरो होता था। ये वाला नहीं मैं हीरो होता था। हीरो ही? अच्छा। हाँ जी, मैं हीरो। कभी मैं सारे ये मनोज कुमार, राजकुमार जी, बट मोर देन दैट आई थिंक इट वाज द इनर सेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। उन दोनों फिल्में भी जो थी वो या तो दारा सिंह जी की बनती थी या फिर वो सुनील दत्त साहब की मेहरबान, फैमिली ड्रामा, प्राण साहब उसमें चाचा ताए वगैरह होते थे जो विलन होते थे। इट वॉज अ मोर ऑफ ए 2-3 आवर्स। हम इस बात सबसे पहले देखते थे कि कितनी रील्स की फिल्में हैं,
अरे 21 की है यार, मेरे 21 रीलों की फिल्म है। पहले रीलें आती थी, फुटेज नहीं आती थी। ऐसा नहीं था। अगर आपका ये कहने का मतलब है कि मैं इसको प्लान करके कुछ एक्टर बना, ऐसा, हाँ, बट आप हमेशा जब कोई भी फिल्म देखते हैं उसमें अपने आप को ढूंढते हैं, द मोस्ट नोबल पर्सन, द मोस्ट डैशिंग पर्सन, द मोस्ट फनी पर्सन, जो गाने गाए, मगर उससे जुड़ा आपको अपने आप को यू वांट टू रिलेट योरसेल्फ विद द हीरो ऑफ द फिल्म। हाँ, लेकिन आपकी फैंटेसी और रियलिटी के बीच चूँकि एक हमेशा कश्मकश चलती है कि आप सोचते तो हैं कि वहाँ पहुँचेंगे, आप सोचते हैं कि आप 200 मीटर की रेस इतने सेकंडों में पूरी कर लेंगे, लेकिन आपके पास दौड़ने के लिए वो जूते नहीं हैं। उसी तरह नहीं, बट मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। जब फिल्म देखता था तो मैं एक साधारण नागरिक की तरह फिल्म, ऐसा नहीं था कि अब मैं, हाँ ऑफ कोर्स मैं गाने गाता था, जो कॉलेज के रोमांस होते हैं वो फिल्मों के गानों को लेकर होते हैं। उन दिनों बाल भी होते थे बहुत ज़्यादा, तो देवानंद साहब के स्टाइल में बाल बनाना, एक टीका लगाना। मुझे जीनो दो में दत्त साहब जो थे वो डाकू थे और वो टीका काले रंग का टीका, तो मैंने 2 साल तक काले रंग का टीका लगा के घूमता था। अच्छा, बट दैट वाज मोर ऑफ somebody who is wanting to be somebody in noticeable। फिल्म, हाँ, फिर हमारे यहाँ शिमला में शूटिंग्स बहुत होती थी। नहीं, आई थिंक यू आर राइट मनसा। हाँ, आई थिंक इट वाज देयर वाज अ एंगल टू सिनेमा, देयर वाज, बिकॉज हमारे यहाँ एक उमर कैद की शूटिंग हुई थी, सिकंदर बख्त साहब की फिल्म थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, विनोद मेहरा, जितेंद्र, दत्त साहब, रीना रॉय और किशन धवन, ओम शिवपुरी, ये सब थे। तो मैं उस शूटिंग पे, उसमें उनको क्राउड में कुछ लोगों को की ज़रूरत थी, तो हमारे कॉलेज से बुलाया गया था कि अरे वो जो ड्रामा करता है, मैं तब तक अपने कॉलेज का बेस्ट एक्टर टाइप हो गया था, और मुझे बोला गया था कि आपको बुला रहे हैं। तो जेल की शूटिंग थी उसकी, तो मैं रोज़ जाता था वहाँ पर, और कुछ नहीं, मेरे को एक कॉर्नर में बिठा के रखते थे। पर जब मैं शूटिंग ख़त्म हो जाती थी, बाहर आता था, तो सारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग पूछते थे कि क्या हो रहा है। तो मैं बाहर आके ये तो बोल नहीं सकता था कि मुझे एक्स्ट्रा की तरह बाहर कॉर्नर बिठाया, तो मैंने बाहर निकल के बोलना शुरू कर दिया, वन ऑफ द मेन रोल्स है। और हाँ, और जितेंद्र जी जो है, मेरे हाथ के बगैर जब तक मैं नवाला ना खिलाऊं तब तक खाते नहीं हैं। असरानी साहब जो हैं, वो मेरे जोक पे हंस हंस के गिर जाते हैं, और सारे, मतलब मैं रोल कर रहा हूँ, मेन रोल, गाने में भी हूँ, और मैं बैठा रहता था। मुझे याद है किशन धवन जी को मैंने कहा था कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना चाहता हूँ पूना में, अब जहाँ का मैं चेयरमैन। सो मैंने कहा था आप मेरी ज़रा किसी से बात कर दीजिए, मेरे को पता नहीं कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है बंटू धवन, दिलीप धवन, तो मैं तो उसकी ट्राई करूँगा, बेटा तू बुरा मत मानना। फिर मैंने यहाँ IAS का भी एग्ज़ाम दिया था, तो रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट में मेरे 100 में से वो टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना में, तो मेरे को 100 में से कुछ 80 क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता थे। ये कब दिया था आपने IAS वाला एग्ज़ाम? BA करने के बाद। अच्छा। 74 में चंडीगढ़ ऐसे ही बैठ गया था। नहीं, चंडीगढ़ जाने से पहले हाँ, आई थिंक अराउंड दैट टाइम। सो मैं शिमला का हीरो बन गया था उमर कैद की शूटिंग के दौरान, जहाँ पर सिर्फ मुझे बिठाते थे, कोई मुझे पूछता नहीं था, किसी को पता नहीं था मैं कौन हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ, 3 दोस्त मेरे इस तरफ थे, 3 दोस्त मेरे इस तरफ थे, और सामने से मैंने सडनली देखा माल रोड पर दत्त साहब, जितेंद्र जी, असरानी और विनोद मेहरा जी आ रहे हैं। तो अब मेरे चारों दोस्तों ने कहा कि अरे तेरे बेस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, अब तो मैं घबरा गया था। मैंने कहा मैं बेहोशी की एक्टिंग करूं या टांग टूट गई है ऐसा कर रहा हूँ, या ज़ोर से चिल्लाऊं भागो भागो, कुछ ऐसा कुछ करूं, क्योंकि जैसे जैसे वो फिल्म में नहीं दिखाते, एक शॉट उधर गया, एक शॉट मेरा गया, एक शॉट उनका गया, और वो आ रहे हैं। तो सडनली आउट ऑफ ब्लू असरानी जी ने मुझे देख के किया, हाउ आर यू। हाँ, मतलब पुराने दोस्त। हाँ, पता नहीं शायद वो मुझे देखते थे वहाँ पर, तो या मैंने उनको इतनी बुरी तरह से नमस्ते किया कि कुछ करो मेरा। तो जैसे उन्होंने कहा हाँ हाउ आर यू, तो मैंने दोस्तों को मैंने कहा देखा
लाज बचा ली असरानी जी। मैंने कहा ये जो है ये होता है। हाँ। अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि बाकी लोग अभी सड़क पे घूमे, मगर तुमने नोट किया कि असरानी जी ने मुझसे पूछा हाउ आर यू। मैंने बताया असरानी जी को एक किस्सा, जब मैं फिल्मों में आ गया, फिर फिल्म रिलीज हो गई तो मैं चंडीगढ़ देखने गया फिल्म। शिमला में 5-6 महीने बाद आती है, तो आधा मतलब मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट चंडीगढ़ चला गया था देखने के लिए कि अनुपम खेर ने कर क्या रहे हैं रोल किया। उसमें। हाँ। तो मैं पहले चला गया कि 12 बजे का शो देख के मैं देखता हूँ, तो ये देख रहा था कि मैं किसके बारे में बोलूँ कि ये मैं हूँ। पीछे से पीठ वीट बता दिया जाए। तो ओमशी पुरी जी ने दाढ़ी लगाई हुई थी उसमें और एक बड़ा फेमस गाना भी गाया था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बोलूं कि ये मैं हूं, मगर ही वॉज बल्कियर देन मी। फिर मेरे को आके बोलना पड़ा कि मेरा रोल कट गया है, बिकॉज सिकंदर बख्त जी ने कहा है कि मैं तेरे को वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे तेरे को मैं अलग से स्टार बनाऊंगा, तो क्यों वेस्ट कर रहा है ये 5-6 लोगों की भीड़ में अपने आप को। तो ये तो आई थिंक समवेयर आई वांटेड टू बी इन फिल्म्स। फिर आप जब पहुँचे शिमला, चंडीगढ़ और फिर उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तब आपको लगा कि आसान नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसे सीखना चाहिए और करना चाहिए। दूसरी बात तरफ से हमारे यहाँ ये भी था कि 19 साल की उम्र में आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर। तो ये कुछ हेरिडिटरी है? मेरे मामा वगैरह सब बॉल्ड थे, बट पहले तो जब आपके बाल निकलते हैं आप सोचते हैं आपके भाई के निकल रहे हैं। बिस्तर पे पड़े होते हैं तो साबुन में लगे होते हैं, कंघी में लगे होते हैं। तो ऑल्सो आई डिड नॉट नो कि मैं क्या करूँगा। मैंने शायद वो एक फॉर्म भी भरा था, अशोका, उन दिनों ओपी रलन जी ने एक अशोका द ग्रेट बनाना चाहते थे, तो उन्होंने एक फॉर्म भरने को कहा था। उसमें हालांकि साफ लिखा हुआ था कि आप 6 फुट 2 इंच के होने चाहिए, आपके 42 या 46 या 50 इंच की छाती होनी चाहिए, मगर मैंने फिर भी भर दिया था वो फॉर्म। बट देन मैंने जब चंडीगढ़ जब ज्वाइन किया मैंने, उससे पहले मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इसके बारे में किताबें होती हैं, स्टडी होती है। बट आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द मैजिक ऑफ बुक्स ऑन एक्टिंग, ऑन थिएटर, ऑन आर्ट्स, ऑन सिनेमा। तो वो मैंने पूरा साल, और उससे पहले मेरे बीए में 38% मार्क्स आए थे, वो पूरा साल मैंने उस लाइब्रेरी में गुजारा। मैं सुबह क्लासेस अटेंड करता था, शाम को 6 से लेकर रात तक बैठा, बिकॉज मुझे लगा कि क्या बात है, ये तो कमाल है, इतना सब कुछ मसाला यहाँ पर है, सब एवरीथिंग, आर्थर मिलर से लेकर स्टेनिस्लावस्की से लेकर रशियन लिटरेचर से लेकर, मैंने सारी किताबें वहाँ पर छान मारी और मैं गोल्ड मेडल लेकर निकला था। फिर मुझे कमाल है, लेकिन कमाल है। देखिए आप स्कूल के दिनों की बात कीजिए, कॉलेज के दिनों की बात कीजिए, पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन फिर यहाँ आकर कितना पढ़ने को लेकर कितना शौक पैदा हुआ। अनबिलीवेबल, अनरियल था। बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। एनीवे अप्रोच वो तो खैर अलग बात है, बट मुझे मोहन राकेश गोल्ड मेडल मिला था जब मैंने इंडियन थिएटर पास आउट किया था, और मैंने अपने आप को बहुत धनी पाया जब मैंने 1 साल। फिर मुझे लगा कि मैं 3 साल का और कोर्स करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, बॉम्बे आने का बिना किसी काम के कोई पॉइंट ही नहीं था। मुझे पता था कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो भी मैंने पढ़ाई इसलिए तरह से इस वजह से अफोर्ड कर सके क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी 200 रुपये का चंडीगढ़ में और 300 रुपये का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो और फिर वहाँ पर कमाल का धीरे धीरे एक्टिंग सिखाई जाने लगी। हम बड़े खुशकिस्मत थे कि अलकाजी साहब हमारे टीचर थे, गुरु थे। उससे पहले बलवंत गार्गी साहब थे अपना चंडीगढ़ में। सो द ट्रेनिंग gave me an amazing amount of confidence and also made me a very rich man in terms of understanding. So once you are confident about the training, फिर चांस की बात है। बट इट वॉज नॉट ईजी। फिर मैं लखनऊ गया था 3 साल का कोर्स करने के बाद। लखनऊ में ड्रामा डिपार्टमेंट है, भारतेंदु ड्रामा सेंटर, वहाँ पढ़ाने गया मैं। बिकॉज मैं रेपर्टरी में आपने नहीं काम किया? नहीं, मैं रेपर्टरी की कहानी में समझ गया था कि मैं अगर मैं रेपर्टरी चला जाऊँगा तो मैं ज़िंदगी यहीं गुजार दूँगा।
मनोहर सिंह जी बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे। तो ज़िंदगी गुजार दूंगा में क्या परेशानी थी, गुजार देते? नहीं, मेरे सपने बड़े थे। मेरे दादा कहा करते थे कि ख्वाबों में कंगाली मत रखना, एंड माई एम वॉज टू बाय नाउ टू बी एन एक्टर ऑन सिनेमा। हालांकि मैं ड्रामा स्कूल का स्टूडेंट था, मगर मैं चाहता था कि मैं फिल्मों में ही आऊँ। तो रेपर्टरी कंपनी में मुझे लगा कि हालांकि बहुत कमाल के एक्टर्स थे, सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, मनोहर सिंह जी, मगर देयर वाज आई हैड ए फियर ऑफ स्टैग्नेशन ओवर देयर, बिकॉज एक बार उस चक्कर में चले गए जहाँ पर आपको 1 महीने का पक्का कुछ पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। तो मैं 3 महीने के लिए पढ़ाने गया था भारतेंदु ड्रामा सेंटर, राज बेसारिया साहब के कहने से। राज बेसारिया वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वो 3 महीने में मुझे वहाँ से 1200 रुपये मिलते थे पर मंथ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फर्स्ट टाइम मैंने अपना घर किराए पर लिया था, एक साइकिल ली थी। तो 3 महीने जो हैं बढ़ते बढ़ते पौने 2 साल हो गए लखनऊ में। बट दोज वर द बेस्ट 1.5 years ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई वॉज फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट, अर्निंग माई ओन मनी। और पढ़ाने में ये अजीब सी बात है कि इस फील्ड में पढ़ाने से टीचर को ज़्यादा ज्ञान होता है बिल्कुल स्टूडेंट से निस्बत, क्योंकि एक्टिंग पढ़ाना एक ऐसा है कि आप ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो जब मैं पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि हाँ, ये तो जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है। तो इट बिकेम मेड मी अ लिटिल मोर पावरफुल एंड रिच एज एन एक्टर। और फिर वही 1.5 पौने 2 साल बाद लगा कि अब अगर मैं यहाँ और रुका तो मेरे स्टैग्नेशन तो फिर बर्बाद हो जाऊँगा, मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा। और फिर पर कोई ऐसा रीज़न था नहीं कि मैं बॉम्बे कैसे जाऊँगा, मेरे पास कहाँ से मैं पैसे लाऊँगा। तो इस दौरान मेरे बाकी क्लास फेलो सतीश कौशिक, करण राजदान, सुहास खांडके, कविता चौधरी, ये सब लोग आ चुके थे। ये जो आ चुके थे और ये इनके खत आते थे, इनके बारे में पढ़ता था कि आज इनका प्ले देखने ये लोग गए, इनका प्ले देखने ये गए। तो फिर मैंने एक ऐड देखा दोबारा एक एक्टिंग स्कूल का यहाँ पर। वो ऐड में काफ़ी लोगों के नाम थे कि ये टीचर होंगे, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी वगैरह वगैरह, शबाना आज़मी, इन सब के। और उसमें टीचर्स की ज़रूरत है। कौन सा स्कूल का था ऐड वो? I don't want to name that school because it didn't turn out to be a nice experience. तो मतलब था उसमें कि तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया कि आप बिल्कुल आ जाइए और आपको हम 5,000 रुपये पर मंथ देंगे और रहने के लिए जगह देंगे। तो मैंने कहा अब तो करेक्ट हो गया, मेरा बॉम्बे जाना बनता है। और मैं सारा पैक करके 3 जून 1981 को, आज से 2 दिन बाद, 37 साल पहले, मैं इधर बॉम्बे वीटी स्टेशन पे पहुंच गया। और लखनऊ तक वो कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ थीं जो आपके रास्ते में रोड़ा बन बन के सामने आ रही थी? आई थिंक ज़िंदगी की जो परेशानियां होती हैं, जो यू फॉल इन लव विद समबडी, देन उसके स्ट्रेसेस हो जाते हैं, ये सब है। ऐसा कुछ हर चीज़ ज़िंदगी बचपन की चीज़ों से बेहतर ही थी। पर जब हम गरीब थे तो लगता नहीं था गरीब थे, क्योंकि अच्छे हालात नहीं देखे थे। शिमला में थे तो चंडीगढ़ में बड़े घर होते हैं, चंडीगढ़ में दिल्ली पहुँचे तो अरे सड़कें होती हैं। हालांकि मैं पढ़ा लिखा लड़का था, मगर अपनी गरीबी का एहसास तभी होता है या अपने छोटेपन का एहसास जब अपने से बेटर किसी को देखो आप। और मेरे घर वालों ने, दादाजी ने ये गरीबी का ये टेंशन निकाल दिया था। हम बड़े खुश थे। मैंने, अगर मुझसे कोई कहे कि आप दोबारा इस तरह का बचपन गुजारना चाहोगे तो मैं कहूँगा मुझे ऐसा ही बचपन चाहिए, बिकॉज इट वॉज द हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड एनीबडी कैन आस्क फॉर। और एक दिन बहुत छोटे थे हम, तो दादाजी से मैंने पूछा था कि हम इतने गरीब हैं तो हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा कमाल का आंसर दिया था कि जब आदमी बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो बट एनीथिंग वाज ए प्रोग्रेस। 22 साल की उम्र में पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठा था, तो मैं दिल्ली से लखनऊ बाय एयर गया था। कोई मैक्स मुलर भवन का कोई फंक्शन था, तो आपको फ्लाइट में ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं था। एवरी फर्स्ट टाइम आई बॉट ए ब्लू एटलस साइकिल
आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता था, उससे पहले तो उधार ही नहीं चुकते थे। मंडी हाउस में अभी भी मुझे लगता है वो पान वाले के कुछ पैसे मुझे देने बाकी हैं। कैंटीन में, नत्थू स्वीट्स में, बंगाली मार्केट में, सब जगह उधार चलता था मेरा, दोस्तों से पैसे वैसे लेके, क्योंकि 200-250 रुपये में कुछ होता नहीं था। बट लखनऊ मैंने छोड़ दिया क्योंकि और बहुत अच्छे दिन थे वहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रहूँगा तो मैं फिर यहीं रह जाऊँगा। नहीं, मेरा जो ये सवाल था जिसमें मैंने आपके राहों के रोड़ों के बारे में पूछा, उसका एक जवाब तो आपने दिया कि वो तो ठीक है जब तक आपके पास अभाव होते हैं तो वो एक, लेकिन दूसरी मैं चीज़ बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस करियर को आप परसू कर रहे हैं उस करियर में एक्सेल करने के लिए जो बुनियादी एलिजिबिलिटी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको, जैसे उसका एहसास मुझे लखनऊ में नहीं हुआ। लखनऊ में तो मैं किंग था। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस ऑफ लिविंग लखनऊ वाज कि वो छोटा शहर था एज कंपेयर टू मेट्रोपॉलिटन। मुझे लगता था इस शहर को तो मैंने फ़तह कर लिया, मैं यहाँ का बेस्ट एक्टर हूँ, मैं बेस्ट प्ले करता हूँ, मैं बेस्ट टीचर हूँ और बेस्ट ड्रामे वगैरह मैं करता हूँ। अब यहाँ मेरे पास करने, और सब लोग खेर साहब, अनुपम से खेर से मैं खेर साहब बन गया था, खेर साहब, मिस्टर खेर। तो वो मुझे लगा अब तो ये तो अगर मैं यहाँ और टिका तो खेर साहब तो मैं पूरी ज़िंदगी रहूँगा। मगर तो ऐसा मुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि रोड़े हैं। रोड़े शुरू हुए जब मैं बॉम्बे पहुँचा। सडनली मुझे याद है जब मैं 3 जून 1981 को वीटी स्टेशन पे उतरा तो पहले तो लोगों का हजूम, उससे पहले मैं बॉम्बे आया था मगर ना किसी दोस्त के यहाँ रह रहा था, कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं था। अब मैं परमानेंटली आ रहा था और जो मुझे लेने आने वाले थे वो आए नहीं थे। वो स्कूल वो नहीं था जो ऐड में था, वो कुछ और ही था। मतलब उसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। कभी उसकी क्लास बीच पे होती थी, कभी सड़क पे, कभी सीढ़ी पे, और कोई घर नहीं था। वो जो हुजूम लोगों का गुजरता, उसमें जो मुझे लगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। और जिसकी फ़ोटो देखो उसके बड़े बड़े बाल। एंड आई हैड कम लैंडेड हेयर व्हेन आई वाज, दिस इज़ अ वेरी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक। अब तो फैशनेबल है, अब तो लोग जानबूझ के अपने बाल निकालते हैं। और फिर यहाँ आना और अपने आप को एक्टर कहना। और फिर एजुकेशन वाज ए प्रॉब्लम। कहाँ से जी? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाँ जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NFDC से नहीं जी, नेशनल स्कूल। अच्छा, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से। कोई जानते नहीं थे, एजुकेशन वाज अ प्रॉब्लम। सो तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। मगर मैं ढीठ हूँ और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और उस दिन, पहला दिन मुझे याद है, यहाँ पर सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित एक प्ले था, उस पार का नज़ारा, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। उसमें सतीश एक्टिंग कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैं पृथ्वी थिएटर गया था सीधा। सतीश ने कहा था वहाँ आ जाना सीधा। तो वहाँ पर सतीश और शबाना आज़मी जी एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बचपन के बिछड़े हुए दोस्त। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट और टीचर और मिस्टर खेर से सडनली मैं एक ऐसा इंसान जो उसके पास कुछ भी नहीं है, जो अपना सामान जो है अपने दोस्त के घर छोड़ के आया है। और एक डॉली ठाकुर जो थी वो मुझको उससे पहले मुझे मिल चुकी थी। उन्होंने मुझे बोले, अरे तुम आगे, वेरी गुड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यू शुड हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे मच बिफोर दैट। बहुत अच्छे तरीके से मुझे मिली थी। और उन्होंने मुझे एक बड़ी शख्सियत से मिलवाया था। और उस शख्सियत को मेरे लिए मिलना बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि थे वो महानुभाव। तो उन्होंने कहा कि अरे मीट सो एंड सो, एंड उनसे बोली कि अरे ये बहुत कमाल का एक्टर है, मैंने इसके दिल्ली में प्ले देखे हैं, ये ज़बरदस्त है। तो उस बंदे ने मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और बोले कि डॉली आई एम गेटिंग लेट, ओके, और वो निकल गए। तो तब तक मैं इज़्ज़त अपनी करना सीख गया था, बिकॉज़ जब आप टीचर होते हैं तो आपको अपनी इज़्ज़त भी करनी आ जाती है, बिकॉज़ आप 1.5-2 साल टीचर रह चुके हैं तो आपको अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं आप। मगर उस जनाब ने बहुत ही हिगारत से मेरी तरफ इशारा किया
And then the next 2-3 years were very bad in terms of humiliation, in terms of place, in terms of not having anywhere to stay. मैं रहा रखो ने दोस्तों ने बहुत दिनों तक रखा, सुहास खांडके जी ने मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रखा। पर बड़ी देर बाद बोलते हैं बम्बई में कि यार अभी हो गया, बस अभी अपनी जगह ढूंढो। फिर जगह ढूंढी, फिर मैंने एक यहाँ पर बैंड्रा ईस्ट में एक जगह है, वहाँ पर मैंने एक धोबन के घर पे लिया घर, मगर वहाँ का एड्रेस बड़ा अच्छा था। पहला घर जो मैंने वहाँ यहाँ पर लिया, मतलब किराए पे लिया। मेरे साथ 4 स्टूडेंट्स, उसी स्कूल के 4 स्टूडेंट्स मेरे साथ रहते थे। तो मैं टीचर था उनका और वो 4 स्ट्रगलिंग एक्टर्स मेरे साथ रहते थे। तो कमरे में हम रहते थे और वो किचन में उसकी लेडी रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ, और पर्दा ऐसे होता था। पर एड्रेस मेरा बड़ा कमाल का था। उसके बेटे ने मैंने कहा मुझे एड्रेस दो। तो एड्रेस था मेरा अनुपम खेर, 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट। क्या बात है। और घर के बाहर ही एक अनुपम टेलरिंग शॉप भी थी। अरे वाह, मतलब पूरा एम्पायर हो गया। हाँ मतलब खाने को घर, मतलब रहने को घर नहीं, पूरा जहाँ हमारा। बट आई एम ए ग्रेट बिलीवर ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी। वो या फिर देयर वाज नथिंग एल्स टू थिंक अबाउट, वापस जाना कोई चारा था नहीं। बट इसके बावजूद अब मैं रोमांटिसाइज कर सकता हूँ कि इस बात को, अरे मैंने बड़े बुरे दिन देखे, मगर जब आप उन दिनों से गुजरते हैं तो दे वर हॉरिबल। प्लेटफॉर्म पे सोना, बीच पे सोना, अखबार लगा के, कभी खाने को पैसे नहीं तो एक रोटी, और मतलब ये सब अभी कहने में लगता है अरे यार दया दिखाने, दया इस पर दया इसे ऐसा बना रहा है, बट दैट्स अ फैक्ट। नहीं, वो तो बात है ही है कि इस बात को क्यों आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इसकी चर्चा की जाए कि प्लेटफॉर्म पर सोए। बहुत सारे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पार्कों में सोते हैं। कलाकार में ऐसा कौन सा ख़ास नहीं, ऐसी बात नहीं उसको है। सेंस ऑफ प्रिविलेज क्यों होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म पर सो रहा है? वो भी एक जिंदगी। सवाल सेंस ऑफ प्रिविलेज कलाकार का नहीं है, ह्यूमन बीइंग का होता है। जो आई एम नॉट सेइंग दैट जो सड़क पे सोते हैं और जो उस पे नहीं सोते हैं, कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अगर आप उस फील्ड में काम जानते हैं, और एक हलवाई का बेटा जिसको स्टेनिस्लावस्की, बर्टोल्ट ब्रेख्ट जिसने 3 साल गुजारे नहीं हैं, उसमें और आप में, और उसके पास ज़्यादा पैसे और ज़्यादा बाल हैं, आई एम नॉट होल्डिंग द अगेंस्ट इट, बट आपकी अपने प्रति स्वाभिमान क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। आप मुझसे मेरा स्वाभिमान कोई थोड़ा छीन सकता है। आई एम नॉट होल्डिंग अगेंस्ट कि मैंने तो इंटरव्यू में बोल रहा हूँ ना, उस समय मैं कितना चिल्ला के बोलता कि जी मैं सड़क पे सो रहा हूँ, मुझे कोई काम दो, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। मगर कामयाबी की ये ताकत है कि जब आप कामयाब हो जाओ अपने बलबूते पर, जब आप गटर से शुरू करो और यहाँ के तो फिर उन दिनों की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50,000 ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, इंस्पिरेशन मिले कि कोई बात नहीं। और अभी भी मैं जो गिड़गिड़ा के थोड़ा कह रहा हूँ, आई एम सेइंग इट विद अ ग्रेट सेंस ऑफ जॉय, बट द फैक्ट दैट आई डिड इट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट इट वाज नॉट द ट्रूथ। तो फिर आपको पहली फिल्म कैसे मिली? पहली फिल्म तो मैंने आगमन की थी। आगमन में मेरा 2 दिन का काम था जी। अमी अस्थाना करके थे, उसमें मैंने 500 रुपये पर डे के हिसाब से लिया था। फिर मैंने अमित खन्ना जी की एक फ़िल्म थी शीशे का घर, पद्मिनी कोल्हापुरी का, मैंने एक गाना गाया था। फिर उत्सव में मैंने काम किया था जिसमें मैं शशि जी के साथ था। बट बाकायदा पहली फिल्म तो सारांश मिली थी, जिसने मुझे बेसिकली फिल्मों में लेके आया था। मुझे ये अच्छा लगता है कि जब आगमन आई तो भी मैंने जाके उसको देखा, मुज़फ़्फ़र अली साहब की आगमन, हाँ। और जब सारांश आई तो मैंने उसको कई बार देखा। मेरा ख्याल है कि सारांश आपकी, मेरे लिए अब तक की सबसे अच्छी फिल्म, सबके लिए सबसे अच्छी फिल्म। मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मोमेंट्स हैं उसमें ऐसे ऐसे कि आप आज भी उसको उसी तरह। उसके 2-3 रीज़न्स हैं, इसलिए भी मैंने हालांकि काफ़ी फिल्मों में अच्छी एक्टिंग की है, बट चूँकि मेरी कोई पहचान नहीं थी तो, और मैं 28 साल का था और मैं 65 साल के बुज़ुर्ग का रोल कर रहा था। आज मैं अगर सारांश में सेम एक्टिंग करूँगा और सेम बल्कि उससे बेटर करूँगा, इट विल नॉट हैव दैट इम्पैक्ट, बिकॉज यू विल सी अनुपम खेर एज एन ओल्ड मैन
At that time, it was somebody who you did not know. एग्जैक्टली। तो you were more interested in the story and the believability. तो बाद में जब पता लगा लोगों को, ये तो लड़का, यंग लड़का है जिसने किया है। और ऑल्सो फिल्म बड़ी पावरफुल थी, सोसाइटी के बारे में, सच के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। इट हैड ए ग्रेट रेजोनेंस अबाउट इट। अब जबकि आप एक बहुत बड़े संस्थान में चेयरमैन हैं, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में, आप देखते होंगे कि देश भर से प्रतिभाएं वहाँ आती हैं। और ख़ुद चूँकि आपने ज़िंदगी के बहुत सर्द गर्म मौसम देखे हैं, तो ये जो विविधता भरा देश है और उससे आने वाली प्रतिभाएं हैं, उनके बारे में क्या आपकी राय बनती है कि वो जिन सपनों को लेकर आते हैं और जिन तैयारियों के साथ आते हैं, उसमें क्या आप उन्हें कैसे ओरिएंट करते हैं जिससे कि वो अपने वक्त को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें? मैं उससे पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी चेयरमैन बना था जी। मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन बनना, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में आप से पढ़े, जिसमें आप पढ़े, वहीं के आप चेयरमैन। इनफैक्ट हम पुराने अपने स्कूल में भी जाते हैं, कुछ थोड़ा सा भी कामयाबी के साथ तो बहुत बड़ी उपलब्धि का एहसास होता है। बट इससे पहले मैं 14 साल से अपना दूसरा एक्टिंग स्कूल चला रहा हूँ, एक्टर प्रिपेयर्स। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये था कि जब मैं फिल्मों में आ गया तो मैं न्यू कमर्स को देखता था, उनके हाथ काम करता था। तो क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड पढ़ाई का नहीं था, कोई ट्रेंड एक्टर का नहीं था, तो वो जिस चीज़ में उनको एंजॉय करना होता था उसमें बहुत नर्वस नज़र आते थे। और मेरा इस पूरा यकीन था इस बारे में कि अगर आप प्रोफेशनली ट्रेंड हों तो और आप ईमानदारी से और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें तो आपको काम मिलता ही मिलता है। बट अगर आप ट्रेंड ही नहीं हो तो आप मिल भी जाए काम तो आप डरे रहते हो। तो मैं पिछले 14-15 साल से एक्टर प्रिपेयर्स चला रहा हूँ, और इसलिए भी अपना एग्जांपल देता हूँ बिकॉज इट्स अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हैविंग मेड इट फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर बेस्ड ओनली ऑन माई नॉलेज ऑफ और माई हार्ड वर्क। तो उसका कोई सानी नहीं है, उसको कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी किस्मत होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए, किस्मत तो हर चीज़ में होनी चाहिए। उसमें तो फिर आप बैठे रहो और आप वेट करो कि खाना आ जाए, मिल जाएगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। तो सिमिलरली जो मेरी जॉब है एज ए FTII चेयरमैन, आई थिंक आई एम नॉट डायरेक्टली इन डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, बट whenever I go there, whenever I meet the students, मेरा उनसे यही कहना होता है कि आप सिर्फ अपने काम से जाने जाते हो और किसी चीज़ से नहीं जाने जाते हो। आपका काम आपको कहीं हर जगह पर किसी ना किसी दिशा में ले जाएगा। यही तरीका, और ये हर प्रोफेशन में है। जो इस प्रोफेशन में नहीं है उनको भी मैं यही कहता हूँ कि काम ही है जो आपकी मदद करेगा और कोई मदद नहीं कर सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट मुझे इस बात का यकीन है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं रहा, भगवान ना करे, तो मैं कभी भी सड़क पे खड़ा होकर ढिंडोरा पीट सकता हूँ और परफॉर्म कर सकता हूँ। पर अगर मुझे काम नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आप हालात को ब्लेम करते हैं, फिर आप सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि मगर अगर आपको काम आता है तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। वरना मैंने कहाँ सोचा था कि मैं फ़ॉरेन की फ़िल्मों में मुझे काम मिलेगा, रॉबर्ट डे नीरो के साथ काम करने का मौका मिलेगा, 2 बार मेरा सैग अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुआ है, बैफ्टा में नॉमिनेशन, कहाँ सोचा था। बट इट इज़ माई वर्क विच हैज़ टेकन मी टू एवरीवेयर एंड माई अप्रोच टूवर्ड्स वर्क। और जब आप अनुपम जी ये देखते हैं कि अगर सारांश को ही एक बिल्कुल स्टार्ट माने से लेकर अब तक के बीच में किसी रोल का आपको ऐसे इंतज़ार है कि एक ऐसा रोल होगा जिसमें आप अपना बेस्ट, या कहिए कि एक ड्रीम कैरेक्टर? इस सवाल का जवाब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 30 साल बाद दूंगा। इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई हैव प्लेंटी टू गो। मैं एक फ़िल्म हाल में कर रहा हूँ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहा हूँ। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एज एन एक्टर फॉर मी। और बाहर के भी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, बट मेरी ये फ़िलॉसफी है कि मैं पहले जो मैंने किया है उसमें क्या रह गया क्या नहीं रह गया। मैं तो बुरी से बुरी फिल्में भी बहुत इन्जॉय की हैं, बिकॉज फॉर मी
life is a journey, not a destination. But there are some roles which I would like to do, but luckily जो रोल मैं करना चाहता हूँ वो आ रहे हैं. हिस्टोरिकल रोल जब बनेंगी, अभी तो आई एम ग्लैड दैट बायोपिक बन रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू, somebody will be able to come up with something. बाकी तो there is no end to wanting to do things, but it's too early to do. अभी तो इंटरवल हुआ है. जो हम लोगों के यहाँ जिसे मेन स्ट्रीम सिनेमा कहते हैं, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा तो बिज़नेस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ़िल्म बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सा पैसा लगता है, तो उसका एक बिज़नेस एंगल भी होता है. लेकिन चूँकि अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में भी रहे और बहुत सारी फ़िल्मों को उस बहाने भी देखने का मौका मिला. फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं, उनमें हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं हो पाता. तो इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इसी हमारा देश बहुत ही फैला हुआ है. बहुत सारी हमारी 28 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 2800 से ज़्यादा अनऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, खाना पाना. तो रीजनल सिनेमा की तरफ से कोई फिल्म जाए तो शायद उसका एक अपना अंदाज़ हो सकता है. बट हम ऑल्सो 70 साल पुरानी कंट्री हैं सिर्फ. एंड एंटरटेनमेंट वॉज द लास्ट थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ. पहले इतने सारे सालों से तो हम गुलाम थे, कोई और ही लोग हम पर राज कर रहे थे. तो इट विल टेक ए लिटिल टाइम, बट वी हैव मेड लॉट ऑफ इनरोड्स. और इसका मापदंड ये, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जी हमारी फिल्म ऑस्कर में नहीं जाती है, अगर वो मापदंड है तो हो सकता है बाकी देशों की फिल्में हमसे बेटर होती हैं. सीधी सी बात है. मैं जितनी भी फॉरेन लैंग्वेज की फिल्में जिसमें कि हमारा पार्टिसिपेशन होता है वो देखता हूँ, तो दे आर फार सुपीरियर फिल्म्स देन अस. हम कितनी ही सेंस ऑफ टुगेदरनेस हो या सेंस ऑफ लॉयल्टी दिखाएं, मगर एक ऑब्जेक्टिविटी से अगर देखो तो जिन भी फिल्मों को बेस्ट फॉरेन फिल्म मिला है, फार सुपीरियर फिल्में हैं जो हमने भेजी हैं. तो बट है अभी, और हमारा कंपटीशन भी है. अब तो बाहर की फिल्में यहाँ पर आके ज़्यादा बिजनेस करती हैं. वी विल हैव टू चेंज, बट इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. बट आई एम श्योर इन द नेक्स्ट कमिंग 5-6 years वी विल एंटर दैट मार्केट ऑल्सो. और आखिर में आपसे पूछेंगे अनुपम जी कि चूँकि थिएटर को पढ़ने का और उसमें भी ख़ास तौर पर एक्टिंग को सीखने का आपका लंबा अनुभव, चंडीगढ़ से लेकर के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से लेकर फिर पढ़ाने का लखनऊ में, और फिर यहाँ आने का बहाना भी वही पढ़ाना, और आज ये 10-15 साल से ये जो आपका एक्टिंग स्कूल चल रहा है. एक्टिंग सीखने वालों के लिए अगर कुछ एक प्राइमर जैसी चीज़, ज़ाहिर है कि वो चुटकियों में सीखी जाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अगर आप इंडिकेटर्स दें हमारे देखने वालों के लिए, तो उनके लिए शायद ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ढंग से इस फील्ड को अप्रोच करना आसान होगा. मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस हैज़ नथिंग टू डू विद एक्टिंग. बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि आजकल की जनरेशन बहुत कॉन्फिडेंट है. हमको बहुत साल लगे, अभी भी हम, मतलब अपने बारे में कह रहा हूँ कि अभी भी टाइम लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ के बारे में बात करने का. इट दे हैव टू जॉइन ए प्रोफेशनल एक्टिंग स्कूल, कोई भी, एंड दे हैव टू डू दैट. आजकल तो आसान है. आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. आज कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, सिंगिंग के शोज़ होते हैं, थिएटर के शोज़ होते हैं. बड़े बड़े ऑफिसेज में आज आप बाकायदा ढंग से आपकी पेशकश होती है. आपको दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ते हैं. जब मैं यहाँ में आया था तो मुझे याद है नटराज स्टूडियो में मैं किसी बहुत बड़े प्रोड्यूसर के दरवाजे पर गया था, तो 4-5 दिन के बाद दरवाज़ा खुला और एक असिस्टेंट ने कहा कि तुम राइटर बन जाओ, एक्टर बनना तुम्हारे बस का नहीं है. तो आजकल ऐसा नहीं है. आजकल लोग, देयर इज़ अ लॉट टू डू. सो टुडे इफ़ यू कांट मेक इट, द फॉल्ट इज़ योर्स. आपको अनुपम जी ये एहसास है कि आप एक बहुत मशहूर इंसान हैं? हाँ, बिल्कुल एहसास है इस बात का. इसको मैं कैसे झुठला सकता हूँ? और ये एहसास आपको किसी गुरूर, किसी घमंड से भरता है? मेरी पूरी इतने सालों, 35 सालों में एक ही जद्दोजहद रही है कि मैं वो बिट्टू को ना भूलूं. बट सेल्फ मेड आदमी का एक एरोगेंस होता है. सेल्फ मेड आदमी की एक, शायद वही एक उसकी एक पहचान होती है. तो दैट कैन कम अक्रॉस एज घमंड.
जब आपने, जैसा कि आपने कहा कि हर आदमी जो है दर दर की खाक छानता है, जब आपने दर दर की खाक छानी है और आप बिना किसी रिश्तेदार के फ़िल्मों में होने के आप इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि आपने 35-34 सालों में 515 फिल्में की हैं और जितने भी अवार्ड्स हो सकते हैं वो पॉसिबल हासिल किए, तो उसमें घमंड नहीं, उसमें एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। इस बात की फीलिंग होती है कि मेहनत करे तो कुछ भी हो सकता है। तो अनुपम जी, मेरी तरफ से सवाल पूरे हो गए हैं। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते थे और उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल मैंने नहीं पूछा, इस वक्त आप बता सकते हैं। दोबारा 10 साल बाद एक ऐसा ही इंटरव्यू करेंगे और नए सवालों के साथ। अभी तो जितना मैंने बोला था, बट आप बहुत दिनों बाद अच्छा लगा कि इतनी साफ, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे भी हैं, बट इतनी आसानी से, एक तो होता है साफ भाषा में बात करना, एक होता है कि इतनी सफाई से, साफ गोई से और इतने आसान तरीके से, तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप ही लोगों से सीखा है ये तो वाकई ये तो रहने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। ये थे अनुपम खेर, आपके प्रिय अभिनेता। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।